के ज्योतिष की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो बनाने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और एक बार सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कोई भी मेरी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो मित्रों, हमने कुंडली की कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ प्राप्त की। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। आज हम लगन कुंडली को समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से लगन कुंडली को पढ़ा जाता है, लगन कुंडली किस तरीके से बनती है, कौन कौन से स्थान केंद्र स्थान होते हैं, त्रिकोण स्थान होते हैं, इनका क्या महत्व होता है, और शुभ ग्रह पाप ग्रह क्या होते हैं और ग्रह किस तरह अपना रिजल्ट देते हैं। हमारी कुंडली में कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमारे जीवन में हमको अच्छा परिणाम देने वाले हैं, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमको ख़राब परिणाम देने वाले हैं, जिन्हें हम कारक, मारक और बाधक या अशुभ शुभ ग्रहों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दें। बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुंडली कोई 1 नंबर से शुरू होती है, कोई 2 नंबर से, कोई 5 नंबर से, तो किस तरीके से बनाई जाती है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा ला लिखा होता है। किसी भी कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे जो बनी हुई है तो यहाँ ला लिखा होता है। तो ला का मतलब है लगन कुंडली, ये लगन स्थान आपका होता है। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर का मतलब ये हो गया कि ये मेष लगन हो गई। मेष लगन यानी कि इस कुंडली के जो स्वामी हो गए वो मंगल हो गए। अब यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये क्रम, ये जो नंबर्स होते हैं ये इस क्रम में चलते हैं। 1 यहाँ लिखा है तो 2 यहाँ लिखा होगा, 3 यहाँ लिखा होगा, 4 यहाँ लिखा होगा, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से ये कुंडली होती है। अब मान लीजिए कि अगर 1 नंबर से आपकी कुंडली स्टार्ट नहीं हुई है, तब किस तरीके से देखेंगे। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए कोई और नंबर से आपकी कुंडली स्टार्ट हुई है, सपोज़ करिए 8 नंबर से स्टार्ट हुई है। तो 8 नंबर का मतलब भी वृश्चिक राशि हो गया, जिसके स्वामी मंगल हो गए। अब ये कुंडली किस तरीके से बनेगी। अगर 8 नंबर यहाँ है तो यहाँ पर 9 नंबर होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से कुंडली का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर होगा तो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से स्टार्ट होता है। अगर मान लीजिए यहाँ सपोज़ करिए कि हम 2 नंबर से शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा और यहाँ पर 1 होगा। इस तरीके से कुंडली बनती है। और ये यहाँ पर ये जो पहला घर होता है, जो नंबर्स लिखे होते हैं वो घर नहीं होते हैं, वो राशियाँ होती हैं। घर यही होता है पहला। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये पहला घर होता है, ये हमारा लगन स्थान होता है। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वो हमारी इस पूरी कुंडली का, हमारे पूरे जीवन का स्वामी होता है। जैसे यहाँ पर अब एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि ये जैसे 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर का मतलब हो गया वृष राशि, जिसके स्वामी हो गए शुक्रदेव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी कुंडली के जो अधिपति हैं, जो स्वामी हैं, वो शुक्रदेव हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि किस प्रकार से राशियों को कौन कौन से कार्य मिलते हैं।
यानी लगन, यानी हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो चरित्र है, वो शुक्र के हिसाब से होगा। ये हमारा धन और वाणी और परिवार की जो जिम्मेदारी है वो 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि यानी कि बुध, इसके स्वामी बुध हुए। तो बुध ग्रह को हमारे परिवार और वाणी की जिम्मेदारी दी गई है। मेहनत का कार्य 4 नंबर यानी कि चंद्रमा, इसके स्वामी चंद्रमा हुए। चंद्र ग्रह को मेहनत का कार्य दिया गया है, पराक्रम का भाव दिया गया है। 5 नंबर सिंह राशि सूर्य, यानी कि जो हमारा सुख सुविधा का स्थान है, माता का स्थान है, इस स्थान के फल देने की जिम्मेदारी सूर्य की है। इसी प्रकार से ये जो पंचम हाउस है हमारी शिक्षा का है, बच्चों का है, हमारे लव अफेयर्स का भी है। तो ये जो पंचम स्थान है इसकी जिम्मेदारी बुध को। तो बुध को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 घरों की जिम्मेदारी मिली हुई है। एक उनको परिवार भी संभालना है और उसके बाद हमारी शिक्षा का भार भी देखना है। इसके बाद ये छठा स्थान है। छठे स्थान में ये शुक्र देव की राशि है जो लग्नेश है, तो यहाँ की जिम्मेदारी शुक्र को मिली है। यहाँ की 8 नंबर मंगल को मिली है सप्तम स्थान की। 8वें स्थान की जिम्मेदारी 9 नंबर यानी गुरुदेव को मिली है। भाग्य के स्वामी यहाँ पर शनिदेव हैं, कर्म स्थान के स्वामी भी शनिदेव हैं, और ये आय का स्रोत, मनोकामना पूर्ति का हाउस, हमारे सोशल बिहेवियर का हाउस 11वां हाउस। यहाँ 12 नंबर लिखा है गुरुदेव, और ये 12वां घर जो है यहाँ पर मंगल देव को जिम्मेदारी मिली है। तो इस तरीके से ये कुंडली हम बनाते हैं। अब हम आगे सबसे महत्वपूर्ण ये समझते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से ग्रह हमारे लिए ख़राब हैं, कौन हमें बेहतर रिजल्ट देंगे, कौन हमें परेशान करेंगे। तो हम इन खानों को सिस्टमेटिकली आज समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो पहला घर है, पहला, और 1 2 3 4 5, और ये जो है 5वां, 6 7 8 9 और 9वां। ये जो 3 घर आपके सामने दिख रहे हैं, 1 5 और 9, इन घरों को हम केंद्र स्थान कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये त्रिकोण के स्थान हैं। ये देखिए, ये पहला, 5वां और 9वां, यानी कि 1 5 9, 1 5 9। ये जो 3 घर हैं ये त्रिकोण के स्थान कहलाते हैं, इनको त्रिकोण कहा जाता है। और ये किसी भी कुंडली के अंदर कारक ग्रह होते हैं। इन स्थानों के जो स्वामी होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, वो हमारी कुंडली के लिए कारक होते हैं। इसके बाद ये जो बीच का जो आपको खाना दिख रहा है, ये अब ये नंबर से ना देखिएगा कि 2 5 8 11 लिखा हुआ है। घर पढ़िए, भाव पढ़िए। ये पहला भाव, 2 3 4, चौथा, 5 6 7, 7वां, 8 9 10, 10वां, यानी कि ये 4 घर, ये 1 4 7 और 10, ये बीच के चारों भाव जो हैं 1 4 7 10, इनको हम केंद्र स्थान कहते हैं। केंद्र स्थान में जो ग्रह बैठे हुए होते हैं ये भी हमारी कुंडली के अंदर कारक ग्रह होते हैं। इन ग्रहों के स्वामी जो हैं वो कारक ग्रह होते हैं। इसके बाद अब ये आपके ये घर कवर हो गए, 1 4 7 10 और 1 5 9। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पहला घर है ये त्रिकोण का भी है और केंद्र का भी है। पहला घर सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो 1 5 9 त्रिकोण हो गए, 1 4 7 10 केंद्र स्थान हो गए। ये सभी घर जो हैं ये हमारी कुंडली में कारक होते हैं। इन घरों के जो स्वामी हैं वो कारक होंगे।
इसके बाद अब ये घर बच गया आपका, ये दूसरा बच गया, तीसरा बच गया, छठा बच गया, आठवां, 11वां और 12वां। अब इनको समझ लें, इसमें जो ये 3 घर हैं 6, 8 और 12, 6, 8, 12, ये हमारे लिए, इन घरों के जो स्वामी होते हैं वो हमारे लिए मारक होते हैं। जो भी ग्रह 6, 8 और 12 घरों से संबंध बनाते हैं वो हमारे जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्टों के कारण बनते हैं। और जो कारक ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन में प्रोग्रेस, उन्नति, आर्थिक उन्नति, मानसिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, चारित्रिक उन्नति, सभी प्रकार की उन्नति और सुख सुविधा के कारक होते हैं। इसीलिए उनको कारक ग्रह कहा जाता है और इनको मारक ग्रह कहा जाता है। तो इतना स्पष्ट हो गया। अब बच गए आपके दूसरा, तीसरा और 11वां। तो 2, 3 और 11 ये स्थान सम स्थान कहलाते हैं। सम स्थान है ये, ना तो ये कारक हैं और ना मारक हैं। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किस स्थिति में बैठे हुए हैं, उनका बलाबल कैसा है, शुभ हैं कि अशुभ हैं। तो उस हिसाब से वो हमारी कुंडली के अंदर कारक या मारक की भूमिका अदा करते हैं। लेकिन ये आप अभी इतना समझ गए होंगे कि 1, 5, 9, 1, 5, 9 त्रिकोण के स्थान, यहाँ जो ग्रह बैठे हुए हैं या इन घरों के जो स्वामी हैं वो हमारी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं। 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पर जो बैठे हुए हैं, केंद्र स्थान में जो ग्रह बैठे हुए हैं बलशाली होते हैं और जीवन में हमें बहुत कुछ देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इनको भी हम कारक ग्रहों में जोड़ते हैं। इसके बाद ये जो 3 घर हैं 6, 8, 12, इसको याद रखिएगा, 6, 8, 12 ये हमारी कुंडली में सबसे घातक होते हैं, क्योंकि छठा घर बीमारी का है, ऋण का है, शत्रु का है। 8वां घर हमारी मृत्यु तुल्य कष्ट का, मृत्यु का इसका है। और 12वां घर हमारे लिए जेल और खर्चों का और इन सब चीज़ों का है। तो ये 12वां घर, छठा घर और 8वां घर ये हमारे लिए मारक होते हैं और हमें बुरे रिजल्ट देते हैं। बाकी दूसरा, तीसरा और 11वां ये हमारे लिए सम ग्रह हैं, सम घर हैं। इनमें ग्रहों की स्थिति के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि ये हमें अच्छा रिजल्ट देंगे या ख़राब रिजल्ट देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये कारक और मारक ग्रह समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि कुंडली में हमारी बाधक ग्रह कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से उनको हम देखते हैं। तो बाधक ग्रह के लिए देखिए कि यदि लगन के अंदर, यदि लगन में, ये लगन स्थान होता है, यदि लगन के अंदर 1, 4, 7, 10 जो चर राशियां होती हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1, 4, 7, 10 चर राशियां होती हैं। यदि लगन में 1, 4, 7, 10 नंबर लिखा हुआ है तो जो 11वां घर है ये आपके लिए बाधक हो जाएगा। जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें 11वां घर कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 11वां घर हुआ। तो ये आपके लिए, इस कुंडली के लिए ये बाधक घर हो गया। इसी प्रकार से यदि लगन के अंदर 2, 5, 8, 11 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां हैं, स्थिर राशि अगर आपके लगन के अंदर लिखी हुई है तो ऐसी कुंडलियों के लिए 9वां घर जो है वो बाधक होता है। इसी प्रकार से यदि लगन में द्वि स्वभाव राशियां हैं, 3, 6, 9, 12 द्वि स्वभाव राशियां, तो ऐसी स्थिति में 7वां घर आपके लिए बाधक हो जाएगा। तो ये बाधक अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग बाधक ग्रह होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किन ग्रहों से हमें बच कर के रहना है, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमें बहुत ही ख़राब रिजल्ट प्रदान करते हैं, जिन्हें हम अशुभ ग्रह कह सकते हैं। तो इन ग्रहों की हम अपनी कुंडली में किस तरीके से
पहचान करते हैं। तो आइए इस कंसेप्ट को समझें। तो देखिए, दूसरा घर 3, 6, 7, 8, 11, 12 के स्वामी में जो 2 घरों का स्वामी होगा, वो अशुभ ग्रह होगा हमारे लिए, अशुभ ग्रह होगा। वो हमें कभी भी अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा और जीवन में जब भी मौका मिलेगा हमें हर प्रकार का कष्ट प्रदान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। तो अगर हम ऊपर जो कुंडली बनी हुई है उसी के अंदर अशुभ ग्रह की गणना करें तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो पहले ये कुंडली हम बना लेते हैं। ये 4 नंबर लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये हमारी लगन कुंडली तैयार हो गई है। अब इस कुंडली के अंदर हम देखते हैं, हमें अशुभ ग्रह की गणना करनी है तो कैसे हम देखेंगे। तो देखिए 2 यानी पहला दूसरा, 2 का मतलब नंबर ना देख लीजिएगा कि 2 यहाँ लिखा हुआ है तो 2 वो होगा, नो, 2, 3 के स्वामी मतलब घरों के स्वामी, घर यहाँ पर है, भाव के स्वामी, तो दूसरे घर के स्वामी। तो पहला दूसरा, दूसरे घर का स्वामी कौन है? 5 यानी कि सूर्य। इसके बाद तीसरे घर के स्वामी 1, 2, 3, तीसरे घर के स्वामी 6 नंबर लिखा हुआ है यानी कि बुध। उसके बाद 6 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा घर, छठे घर में कौन लिखे हुए हैं? 9 नंबर यानी कि गुरु। उसके बाद सातवें घर में 10 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो 10 नंबर हम जानते हैं शनि की राशि होती है। शनि 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें घर में 11 नंबर लिखा हुआ है, ये भी शनि की राशि हुई। फिर उसके बाद 11वां घर, 8 यहाँ के लिए था, 8 का 9, 10, 11, 11वें घर में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर शुक्र की राशि हुई। इसके बाद 12वां घर ये है, यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है यानी कि बुध की राशि हुई। तो ये इन दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 8वें, 11वें और 12वें घरों के स्वामी में जो 2 घरों का स्वामी हो, तो अब हमें इन में से ये छांटना है, ये देखना है, डिसाइड करना है कि कौन ऐसा है जो 2 बार रिपीट हुआ है। तो सूर्य हम देखते हैं 1 बार आया है, बुध यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये बुध जो है वो 2 बार आया है। गुरु 1 बार आए हैं, शनि 2 बार आए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बुध और शनि ये 2 ग्रह स्वामी ऐसे हैं जो 2 बार रिपीट हुए हैं। ये स्थान अच्छे नहीं माने जाते हैं और इन खराब स्थानों में 2 घरों में जाकर के जिनको स्वामित्व मिल गया है, बैठ गए हैं, तो वो निश्चित तौर पर हमारी कुंडली के अंदर घोर मारक हो गए, अशुभ ग्रह। तो इस कुंडली के अगर हमने एक उदाहरण के तौर पर लिया है, इस कुंडली में अगर देखा जाएगा तो बुध ग्रह और शनि ग्रह ये हमारे लिए विशेष रूप से अशुभ ग्रह बनते हैं। और यदि कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अगर ये किसी की कुंडली है तो बुध और शनि के उपाय उस जातक को करने होंगे, जिससे कि उसके जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं वो थोड़ी कमतर हो सकें। तो इस तरीके से मैंने आपको ये आज समझाने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई
कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।